विमला देवी के पति के गुजरने के बाद वो बेटा और बहू के जुल्म का शिकार बन चुकी थी। घर के सारे काम, सब्जी लाने से लेकर बाहर के सारे काम, बिजली बिल तक वो खुद ही दूर दूर पैदल चलकर जाया करती थी। लेकिन एक दिन जब जुल्म सहते सहते पानी सर से ऊपर निकल गया तो विमला देवी ने ऐसा कुछ कर दिया कि बहू बेटा के होश ही उड़ गए। विमला देवी अपनी बहुत ही अच्छी नौकरी से रिटायर हुई थी। उनसे उनके पति का साथ तो जल्दी ही छूट गया था। उनका एक बेटा था, वो उसकी शादी कर दी थी। पहले माँ बेटा दोनों ही साथ रहते थे। फिर विमला देवी ने अपने बेटे की शादी कर दी तो जो बेटा माँ माँ करते नहीं थकता था वह अब अपनी पत्नी के साथ हो गया और माँ को कुछ नहीं समझने लगा। उसको माँ की हर बात गलत लगती और उसको लगता कि माँ फालतू उसके ऊपर बोझ बन गई है। कुछ दिनों बाद विमला देवी का बेटा और उसकी पत्नी दोनों ही माँ पर जुल्म ढाने लगे। मगर विमला देवी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, बिना कुछ बोले उनके जुल्म सह रही थी। वो दोनों नौकरी करते थे तो बस माँ को एक नौकरानी ही बनाकर रख दिया था। उनके साथ एकदम नौकर की जैसे व्यवहार करने लग गए। यहाँ तक कि धूप में सब्जी लाना, सारे बिल जमा करना, पैदल जा जा करके, और फिर घर के सब काम करना, काम ना करे तो उनसे मगजमारी करना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी में शामिल हो गया था। वे इतनी परेशान हो गई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में एक दो दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया, लेकिन उन्हें कड़कती धूप में बिजली बिल जमा कराने जाना पड़ा। वहां उनको लाइन में खड़े खड़े चक्कर आ गए और वे गिर गई और बेहोश हो गई और उनके हाथ और पाँव में चोट भी आई। तभी वहां पर खड़े हुए भले मानुस उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वहां उनको एडमिट करा दिया और उनका इलाज करा करके हाथ और पाँव में प्लास्टर लगाया। फिर उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो होश में आई तब उनसे उनके घर और परिवार के बारे में पूछा गया। तब उन्होंने अपने घर का और अपने बेटे का फोन नंबर दिया। जब बेटे बहू को समाचार दिए गए तो उनके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। बेटा दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आ गया और जब उसने अपनी माँ को देखा तो बहुत परेशान हुआ और एकदम से सकपका गया कि ये क्या हो गया, कि मैंने मेरी पत्नी के कहने में आकर माँ के ऊपर कितने जुल्म कर दिए और माँ ने उफ तक नहीं करी। धूप में बिल जमा कराने जाना, खाना बनाना, सब्जी लाना, सारे काम माँ के ऊपर छोड़ दिए, जबकि इस माँ ने तो मुझे इतना प्यार से पाला और मैं सारे फर्ज भूल गया। उसको वो सब बातों को सोचकर बहुत अफसोस होने लगा। जब वो वहां से घर पहुंचा, पहुंचते ही उसकी बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बुढ़िया अच्छी तरह काम नहीं करती है, इतना सा भी नहीं हुआ, बिल जमा कराने गई थी तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो ये नाटक करने की जरूरत पड़ी और गिर गई, और हॉस्पिटल में हमारा कितना खर्चा हो गया, और अब घर का काम कौन करेगा। और बहुत अनाप शनाप बोलने लगी। उसके बेटे को जो हमेशा उसकी बात सुना करता था, उसने आज अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगाए और कहा, माँ है मेरी, नौकरानी नहीं। मैं तुम्हारी बातों में आ गया था इसलिए मैंने ऐसा करा, तुम्हारा साथ दिया, मगर अब ये नहीं चलेगा। तुमको तुम्हारा काम खुद ही करना पड़ेगा या फिर कोई नौकर रखो और बिल सब ऑनलाइन जमा कराओ। मैं ये चाहता हूँ कि माँ जब घर आए तो तुम उनकी खूब सेवा करो और छुट्टी लेकर घर पर रहो। ये सब बातों को सुनकर तो उसके होश उड़ गए कि आज ये तुम क्या बोल रहे हो, और बहुत गुस्सा हो गई और उसे बहुत भला बुरा बोलने लगी। गुस्से से वो धनधनाती हुई हॉस्पिटल पहुंची। वहां पर विमला देवी को देखने उनके दोस्त और रिश्तेदार आए हुए थे। उनके सामने ही वो बहुत बुरा बुरा बोलने लग गई कि तुम कामचोर हो, इस कारण काम नहीं करना है इसलिए तुम यहाँ पर हो और नाटक कर रही हो। तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम सिर्फ मुझे बुरा बनाना चाहती हो। वो बहुत कुछ बुरा भला बोलने लगी। विमला जी की फ्रेंड उसका मुंह देखती ही रह गई। उनको लगा विमला देवी ने तो अपने मुंह से कभी अपनी बहू और बेटे की बुराई नहीं करी, लेकिन उनको ये सब देखकर अब समझ आया कि असलियत ये है। जब उनकी बहू सब कुछ बोलकर चली गई तब विमला जी की फ्रेंड्स ने उनको समझाया कि इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है और घर तो तुम्हारा खुद का ही है जो तुम उनके नाम पर करना चाह रही थी। इनको बोल दो कि वो लोग किराए का मकान लेकर रहे और तुम शांति से अकेले अपने घर पर रहो और कुछ काम करो जिससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कुछ समाज सेवा का काम कर लो। और वे विमला देवी को ये सब समझाकर चली गई। विमला देवी अकेली पड़ी सोच में डूब गई
क्या करूं या क्या नहीं करूं? क्या मेरी जिंदगी ऐसे गुजर बसर हो सकती है? आखिर मेरी दोस्त भी तो मुझे सही कह रही है, मैं तो नौकरानी ही बनकर रह गई हूँ। और फिर बहुत सोच समझकर विमला देवी ने एक कड़क फैसला लिया। वो हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर गई और बेटे बहू को बुलाकर फैसला सुना दिया कि तुम 7 दिन के अंदर किराए का मकान ले लो और मेरा मकान खाली कर दो, और अगर मकान ना मिले तो होटल में जाकर रहो, मगर मुझे 7वें दिन मेरा मकान खाली चाहिए। पहले तो दोनों एकदम चौंक गए कि माँ अचानक ऐसी बातें कैसे करने लगी। आखिर इनको अचानक क्या हो गया? पहले इतना होने के बावजूद कभी माँ ने ऐसे कड़क तरीके से बात नहीं की, लेकिन आज इनको क्या हो गया? फिर जब काफी बातचीत करने के बाद विमला देवी नहीं मानी तो दोनों बहुत रोने और गिड़गिड़ाने लगे, मगर विमला देवी अपने फैसले पर अटल थी। फिर उन्होंने अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करी कि लोग क्या कहेंगे, तेरा एक ही बेटा है, तूने उसको भी घर से निकाल दिया, तो कितनी बुरी माँ है। विमला देवी ने बोला, मैंने आज तक किसी को बाहर एक शब्द भी नहीं बोला और तुम्हारे अत्याचार सहन करती रही। मैं कमजोर नहीं थी, मगर मैंने सोचा घर की बात घर में ही रहे। मगर तुम्हारी बीवी ने हॉस्पिटल में आकर जो हंगामा किया, मुझे सब लोगों के सामने इतना भला बुरा कहा, मेरी इतनी बेइज्जती करी, उससे सबको पता लग गया कि कौन कितना बुरा है और कौन अच्छा। और अब मेरे ऊपर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। पानी सर से गुजर चुका है, तुमको अपने लिए मकान अलग लेना ही पड़ेगा। अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो महीने में 1-2 बार मिल लेंगे, और नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। 4-5 दिन बाद बेटा बहू होटल में रहने चले गए। फिर उन्होंने किराए का मकान ले लिया। महीने में 1-आध बार मिल लेते थे। कुछ महीनों के बाद बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, मगर माँ इतनी तकलीफों से गुजरी थी कि वह वापस से कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए ये उनके साथ रहने नहीं गई, न उनको अपने साथ रहने को बुलाया, और उन्होंने अपने मकान को जीते जी अपने लिए रखा और उनके मरने के बाद वहाँ पर वृद्ध आश्रम खोलने के लिए अपनी वसीयत में लिख दिया। बेटे को खाली थोड़ा कैश मिला, बाकी सब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर वृद्धा आश्रम को देने का फैसला कर लिया, और वे शांति से अपनी इच्छा से अपने सामाजिक कार्य करते हुए अपनी जिंदगी सुख शांति से बसर करने लगी। मन में बहुत बार आता था, लोग बेटा बेटा करते हैं, मगर ज्यादातर घरों में आजकल बेटे ऐसे ही होते हैं, बहू के आने पर बदल ही जाते हैं। मुझे तो फिर भी थोड़ी सद्बुद्धि मिली और मेरी दोस्तों ने भी मुझे सही सलाह दी, मगर बहुत सारी औरतें और बहुत सारे वृद्ध अपने बेटे बहुओं के अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सबको अपना ध्यान खुद ही रखना चाहिए, अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना चाहिए। आप किसी के गुलाम नहीं हो, इसके लिए आपको खुद को जागरूक रहने की जरूरत है। तो फिर कोई आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपने हौसले और हिम्मत को हमेशा बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये आज की जिंदगी है जो शायद आजकल घर घर की कहानी बन चुकी है। विमला देवी को देर से ही सही, समय पर थोड़ी हिम्मत दिखाने से शांति जरूर मिली। इसलिए अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो हिम्मत से काम ले, बिल्कुल भी घबराए नहीं। अपने नजदीकी और सही समझदार इंसान से सलाह लेकर जो आपके हित में सही हो वो करें। अगर आप लोगों के साथ गलत नहीं हो तो आपके साथ भी गलत करने का, जुल्म करने का हक किसी को नहीं है। जिंदगी के अंदर ही धूप छांव सब है। कभी जिंदगी में दुख की धूप आती है, कभी सुख की छाया आती है। जिंदगी बहुत नाच नचाती है। अगर समय अच्छी तरह से सुख पूर्वक बीत जाता है तो जिंदगी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर जीवन सुख पूर्वक नहीं बीतता तो बहुत दुख होता है और तकलीफ होती है। और कभी कभी हमारे बहुत ही विश्वासी, जिनके ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं, वही लोग अगर हमें धोखा दे जाते हैं तो जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो की पुरस्कार लगे, ना कि ऐसे की बोझ लगे। इसके लिए अपने आप में हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। कोई भी परेशानी आए तो उसका डटकर मुकाबला करें, उससे निकलने की कोशिश करें, अपने आप में विश्वास रखें, अपने आप को किसी से कम नहीं समझें और अपने स्वाभिमान को किसी को चोट पहुंचाने का हक बिल्कुल भी मत दीजिए। नहीं तो कुछ लोग आपका यही फायदा उठाने का मौका नहीं छोड़ेंगे और बार बार आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो
तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।